राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में करारी मात दी। भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में भी जगह बना ली है। फाइनल मैच के पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दागा, दूसरे क्वार्टर में फिर दिलप्रीत सिंह ने गोल दागा और भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत ने एक और गोल किया। चौथे क्वार्टर में अमित रोहिदास ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और भारत को 4-0 से आगे कर दिया। साउथ कोरिया की ओर से सोन डायन ने इकलौता गोल किया। टीम इंडिया ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल हराकर चौथी बार टाइटल जीता है। भारत ने 2017 में मलेशिया को फाइनल हराकर आखिरी बार एशिया कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम इंडिया को टाइटल जीतने और बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई दी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजगीर में आयोजित हॉकी के एशिया कप में टीम इंडिया की शानदार जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया, जहां उन्होंने राजगीर बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारे पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। और ये जीत और भी खास है क्योंकि उन्होंने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को हरा दिया है और ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। कामना है कि हमारे खिलाड़ी और भी अधिक ऊंचाइयां छूते रहें और देश को और गौरव दिलाते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर बधाई दी है। मैं बिहार सरकार और लोगों की भी सराहना करूंगा और जिनके प्रयासों से राजगीर में एक शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी सुनिश्चित हुई है और ये एक जीवंत खेल केंद्र बन गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ये खास जीत है क्योंकि चैंपियन दक्षिण कोरिया को भारत ने हराया है और ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के प्रति उन्होंने गौरव का क्षण बताया है। और उन्होंने कामना ये किया है, लिखा है कि कामना है कि हमारे खिलाड़ी और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएं और भी ज्यादा आगे बढ़े, देश को और अधिक गौरव महसूस कराएं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट सामने आया है और पूरे देश में उत्साह है और इस खेल में एक बार फिर से चैंपियन भारत बना है और मेजबानी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है कि बिहार कैसे जीवंत खेल केंद्र बन चुका है और जिस तरीके से लगातार आयोजन हो रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार और लोगों की भी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिनके प्रयासों से राजगीर में एक शानदार टूर्नामेंट कराया गया और इस टूर्नामेंट का विजेता भारत बना। तो भारत ने ये खिताब जीत लिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के लिए भी एक गौरव का क्षण है और जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार ने जिस तरीके से पहल की है कि अंतर्राष्ट्रीय टीमें अब बिहार पहुंच रही है और सिर्फ बिहार पहुंच ही नहीं रही है बल्कि बिहार में वो प्रबंधन मिल रहा है, वो पूरी सुविधा मिल रही है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और जिसकी वजह से आज दूसरे देशों से खिलाड़ी आ रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट के आयोजन यहाँ बिहार में हो रहे हैं। तो वहीं देखिए, हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई और तीनों में भारत विजय हुआ। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। तो ये सम्राट चौधरी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, सफेद टैकरा हो और आज एशिया कप है। तीनों जो प्रतियोगिता हुए, तीनों में भारत विजय हुआ बिहार की पावन धरती पर। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण है। ये ऐतिहासिक दिन है और लगातार 3 बड़े कार्यक्रम, 3 प्रतियोगिता बिहार में हुआ, तीनों भारत ने जीता। इसलिए बिहार जो है लकी चांद के तौर पर जाना जाएगा।
और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां जेडीयू संसदीय दल की बैठक आज है। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर यह मीटिंग होगी। मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रह सकते हैं। तो जेडीयू संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में होनी है। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की ये बैठक होगी और माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के एनडीए की तरफ से, वो भी मौजूद हो सकते हैं। नालंदा से सांसद है कौशलेंद्र कुमार, मौजूदगी होगी इनकी, और सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम जहां जनता को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को भी जमकर निशाने पर ले रहे हैं। सिवान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार अपने पूरे लय में दिखे और जनता से समर्थन की अपील करते हुए बिहारियों से सावधान रहने की भी अपील की है और उन्हें नसीहत भी दी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में अभी कुछ वक्त है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सिवान में पचरुखी के नारायणपुर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरा तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सीएम ने नारायणपुर में 558 करोड़ की 9 योजनाओं का शिलान्यास किया और फिर पचरुखी के पपौर गांव पहुंचे। सीएम ने एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद किया और 2005 के पहले की सरकार के काम के याद दिलाते हुए लोगों को सचेत भी किया। उसने कोई काम किया था, साहब के बाद कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता, कहीं आने जाने का रास्ता उन लोगों का नहीं था। चाहे लड़की हो लड़का हो, किसी के लिए कोई काम नहीं किया था। सीएम ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार में चल रहे विकास कामों को भी गिनाया और इस काम की रफ्तार को और आगे बढ़ाने की बात कही। आप सबके लिए हम काम कर रहे हैं और आप लोग भी पूरे तौर पर यही सरकार आगे बढ़ेगी, आपको भी बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के लिए आप लोग काम कीजिएगा, करिएगा जी। हाथों उठा के बताओ, अरे खड़ा हो गया बोला। इस सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पूरे लय में दिखे। चुनाव को देखते हुए बाहरी नेताओं के बिहार दौरे का मुद्दा उठाया और लोगों को बेतुके बयानों से सचेत रहने और बहकावे में न आने की सलाह दी। बाहर वाला जो आकर बिहार गवर्नमेंट आजकल बोल रहा है, वो सब कभी कोई आज तक काम नहीं किया, अब कुछ नहीं होगा, इससे उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं और सब मिल करके एक एक तरह का काम हर जगह सब जगह के आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सीएम नीतीश कुमार एक तरफ जहां बिहार को लगातार विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार के 20 साल के काम का लेखा जोखा देकर 2025 में एनडीए की ओर से 225 सीट जीतने की रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सिवान से न्यूज 18 के लिए मृत्युंजय कुमार सिंह रिपोर्ट। बिहार में चल रहे एसआईआर पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रचार प्रमुख सुनीनन आम्बेकर ने चुनाव में निष्पक्षता के लिए एसआईआर को आवश्यक बताया है। आरएसएस देश भर में एसआईआर कराने के पक्ष में है, जिस पर सियासत भी तेज है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जिस एसआईआर को विपक्ष ने या खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस अभियान को निर्वाचन आयोग अब देश भर में शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कराने के फैसले का समर्थन अब आरएसएस ने भी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को बेहद जरूरी बताया ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है
उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराने की बात कही थी। राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों के चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक भी करेगा। 10 सितंबर को एसआईआर पर होने वाली अहम बैठक से ठीक 2 दिन पहले आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संघ का रुख स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है और ये मुझे लगता है बहुत ही पारदर्शी है। इसके संदर्भ में जिनकी भी कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी का नाम हट गया हो तो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद सुनील आम्बेकर ने एसआईआर के साथ साथ घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को भी उठाया। तेजी से बदलती डेमोग्राफी और हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। इधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर कितना संदेहास्पद है कि जिंदा लोगों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मरा हुआ साबित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या? एक ओर बिहार में विपक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरी ओर आरएसएस राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का समर्थन कर रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को शुरू करने की बात कह रहा है। आरएसएस के समर्थन के बाद अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में विपक्ष का मुद्दा कारगर साबित होता है या कमजोर। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कटिहार दौरे पर सांसद तारिक अनवर ने बाढ़ग्रस्त बरारी और मनिहारी का दौरा किया। सांसद धुरियाही पंचायत के शिवनगर सोनाखाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले ट्रैक्टर पर चढ़कर के सुदूर इलाके का दौरा किया, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाके में जब जमीन पर चलने की बारी आई तो वो लोगों के कंधे पर सवार होकर के बाढ़ग्रस्त इलाके को पार करते दिखे। कंधे पर सवार सांसद का वीडियो देखिए अब वायरल हो रहा है और इस मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि सांसद की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और इसी को देखते हुए लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा करके प्रभावित इलाके का निरीक्षण करवाया। ऐसा लगा कि तेज धूप में कुछ माथा में चक्कर जैसा लगा, तो ग्रामीणों का ऐसा प्रेम था कि वो इतना बात सुनना क्या, वो अपने गोद में उठा लिया, बोले कि सर हम लोग हैं। और उनको जो है थोड़ा दूर बांध था, वहाँ तक जो है वो लेकर गए। हम लोग तो जैसे तैसे चप्पल जूता उठा करके सब लोग सब कार्यकर्ता चले, उनके साथ साथ चले। फिर हम लोग का एक जगह, चूँकि ग्रामीणों का सभा था, कटाव से संबंध को लेकर के हजारों की संख्या में ग्रामीण जुटा हुआ था, फिर वहाँ पर गए हम लोग। वहाँ पर जो अपना बात करना था, पदाधिकारी से जो बात करना था, वो बात भी हुई। बीजेपी नेता नागमणि ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। लालू और तेजस्वी ने जगदेव प्रसाद के हत्यारों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही थी, जिस पर नागमणि ने पलटवार किया और कहा है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस की सरकार में ही जगदेव कुशवाहा की हत्या हुई थी। कोई इंटरव्यू होगा तो मैं डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने प्लान किया और उनकी हत्या कराने का काम हुआ। आज तेजस्वी यादव को बोलने में शर्म नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विस्फोमन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कोई बोलने का अधिकार अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि ये हत्यारों के साथ मिल करके देश बिहार की वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, दरभंगा में केवटी विधानसभा के पिंडा रूच में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री सुमित कुमार सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में भारी बारिश के बाद महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही और सम्मेलन में दिलीप जायसवाल ने बिहार सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जीविका दीदियों को लखटकिया दीदी बनाने की नीतीश के संकल्प को दोहराया। आपको बता दें कि चुनाव में किसी बहरूपिये की बातों में आने से बचने की उन्होंने अपील भी की है लोगों से। और इस मौके पर मंत्री सुमित सिंह ने ये दावा किया है कि बिहार में महज 10 रुपए में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे देश में सबसे सस्ती शिक्षा व्यवस्था होने पर उन्होंने इस्तीफे की चुनौती भी दी।
बहन योजना लगा के 2,500 रुपया दे देंगे, फॉर्म भरवा रहा था। नीतीश कुमार जी बोले कि हम 4 महीना का एक के बार में 2,500, 10,000 रुपया सब 10,000 रुपया सब महिला के अकाउंट में डाल देंगे। 2,500 वाला अब झुनझुना झुलाते रह जाएगा। और तुलना कर लें वहाँ के कॉलेजों को और हमारे कॉलेजों को। आज हमारे कॉलेजों की स्थिति इतनी अच्छी है, हम कह सकते हैं कि वहाँ जो कॉलेज निजी कॉलेज हैं उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हमारे कॉलेज हैं और शिक्षा स्तर सुधरी है। उस तुलनात्मक स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉलेज पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं और 10 रुपये में इससे बेहतर तकनीकी शिक्षा पूरे हिंदुस्तान छोड़ दी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही बेगूसराय में भी चुनावी बयार बहती दिख रही है। इसी कड़ी में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कुंदन कुमार के साथ पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इस दौरान एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का पिछलग्गू करार दिया। वहीं नितिन नवीन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। नामाकरण कर दिए, बदला नाम कर दिए, पिछलग्गू यादव। और क्या ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी के बैठे हुए हैं, आगे हैं राहुल जी, पीछे हैं तेजस्वी जी, तो क्या कहिएगा? पिछलग्गू ना कहिएगा। एनडीए ने लगातार जनता का विश्वास जीता है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो रोजगार का हो, महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो। अभी निवेश के कई बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ है। देखिए, वैशाली में मनहार विधानसभा के जोंदाहा हाई स्कूल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के कई नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक सुर में एनडीए की बिहार चुनाव में जीत का दावा किया है। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए उत्साहित जेडीयू अध्यक्ष ने तो 243 सीट पर जीत का दावा ठोक दिया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा है कि महागठबंधन के झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। मौके पर एलजेपी के अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा की उम्मीद जताई। महागठबंधन के लोग हैं, ये बिहार के सत्ता पर काबिज होने के लिए परेशान है। आपने देखा होगा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। आखिर किस प्रकार का ये बिहार चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का बिहार को उन्होंने बना कर रखा था उसको बिहार के लोगों ने महसूस किया है। मेरे पर और उनके आंखों में जिस तरह विश्वास देखा गया, इस बात की गारंटी है कि आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगी। महानार समेत 2 से 43 विधानसभा क्षेत्र पर जीत अपना काम करेगी। इतना मैं जानता हूँ एनडीए का बात हो रही है, अंतिम दौर में है और आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के चंद दिनों के बाद विधिवत सही वातावरण में सभी 5 दल की सीट की घोषणा हो। बड़ी खबर बगहा से है, जहां धनहा थाना क्षेत्र के कठार गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। एनएच 727 की ये घटना है, जहां शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। टीम को देखते ही शराब तस्कर भड़क गए और लाठी डंडे से हमला बोल दिया। हमलावरों ने विभाग की गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके शीशे तक चकनाचूर कर दिए। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों को किसी तरह जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही धनहा थाना पुलिस के साथ भारी संख्या में अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। देखिए, खबर अब किशनगंज से है। किशनगंज में चोरी के मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया। खड़गा रेल लाइट क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 की ये घटना बताई जा रही है और इस हमले में 4 पुलिसकर्मी को चोट आई है, जबकि एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी की गई और झाड़ू चप्पल से उसे पीटने की भी खबर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये बताया जा रहा है कि चोरों के मामले में संदिग्ध की तलाशी के लिए खड़गा रेड लाइट एरिया में टीम आरोपी कादिर के घर छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया।
स्थानीय लोग उलझ गए और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है। हाँ, घायल है, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। बाकी सब छापामारी चल रही है। एक महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ भी हाथापाई। जी, जो महिला पुलिस पदाधिकारी उनके साथ भी मारपीट किया गया है, उनका कट गया है, इंजरी कराने की। छापेमारी के दौरान जिसको गिरफ्तार करने आए थे पुलिस क्या उन्हीं के परिजनों दोस्तों ने मिलकर पुलिस के साथ मिसहैपनिंग किया। गिरफ्तार हुआ है? अभी तो एक को उठाया गया है और बाकी पर छापेमारी जारी है। जमुई में झाझा थाना क्षेत्र के बाराजोर और घोरिकावा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 10 बड़ा बैरल, 2 जिंदा कारतूस के अलावा ड्रिल मशीन समेत हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने मोहम्मद शाहिद आलम और इजराइल हक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अवैध हथियार बनाने का काम इन लोगों के घर में ही चल रहा था। पिछले दिनों गरही और नगर थाना इलाके में जिस मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, उसी के तार बाराजोर और घोरिकावा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में और भी कुछ जगहों पर छापेमारी चल रही है। हथियार बरामद हुआ, हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ, लेथ मशीन बरामद हुआ और 2 अपराधियों को मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया। एक का नाम शाहिद अंसारी है और दूसरे का नाम छोटू है। दोनों पूर्व में जेल जा चुके हैं और दोनों का आपराधिक इतिहास रह चुका है। सहरसा में नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहा है और इस करप्शन में मामलों की जांच नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से गठित 5 सदस्यीय टीम करेगी। आरोप यह है कि नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव के चलते संवेदक से साठगांठ कर बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक रेट पर सामान खरीदी गई है और इससे करोड़ों रुपए का दुरुपयोग हुआ है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनुभव सिंह। भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम सहरसा का कार्यकलाप हमेशा विवादों में रहा है। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो है इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। दरअसल सहरसा नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव के चहेते संवेदक से साठगांठ कर बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक रेट रुपया पर खरीदी गई है, सामान खरीदी गई है, जिससे करोड़ों रुपया का सरकारी रुपया का हानि हुआ है। 4 सितंबर को ही जांच टीम सहरसा आने वाली थी, जो अब तक नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच की टीम जो है 5 सदस्यीय सहरसा कब पहुंचती है और कब इसका जांच की जाती है और जांच में क्या कुछ पाया जाता है। ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में जो नगर निगम सहरसा है उसकी तो जांच होनी ही है, लेकिन नगर पंचायत नभट्टा और नगर पंचायत बनगांव का भी जांच होना है, जिसमें कि काफ़ी जो है अनियमितता की जो है शिकायत जो है की गई है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का